एक पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता से बेदखल है और निगम में भी उसकी चर्चा नहीं हो रही है, कांग्रेस। उसने आप पर जरूर आरोप लगाया है कि आपने जानबूझ के ये काम किया है ताकि आप अपने पार्षदों के भ्रष्टाचार को छुपा सकें। उसके अलावा अगर कांग्रेस के लोग इतने ही खराब थे तो जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी इत्यादि बहुत सारे नाम हैं, उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में क्यों शामिल करवाया गया? जगदम्बिका पाल को जानती हैं आप, उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे थे। उनकी पुरानी वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं। क्या उनको पार्टी में शामिल करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? तो वो नेता जिसने आगे फुट फ्रंट पे होकर देश के हित में खेला है और आज जिसको पूरा विश्व मानता है, तो वो मोदी जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से यूएनओ में हमें सीट नहीं मिल पाई। 1948, 1965, 1971, 1999 इस दौरान जब सेना लड़ी तो भारतीय सेना लड़ी और जब जीती तो भारत की सेना जीती। समस्या इसी बात से है कि आपने सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया। क्या आज भी आपकी पार्टी को बेरोजगारी घटाने के लिए नेहरू आके रोक रहे हैं? जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स सिविल लाइंस के सामने बैठे हुए हैं आज 9,000 रुपए की तनख्वाह पे, 4,500 रुपए की तनख्वाह पे, क्या उन लोगों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपको नेहरू रोक रहे हैं? उस टाइम के नेता थूक के नहीं चाटते थे मैडम, आज के नेताओं की आदत जरूर है। जैसे ही राजा हरि सिंह ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया, भारतीय सेना ने कूच किया है और बारामूला में पाकिस्तानी सैनिकों को रोका है। लेकिन जब तक भारत के साथ एसोसिएशन नहीं होता तब तक तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट था ना मैम। तो अंत भी इसी पर करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ठीक ठाक स्थिति नजर आ रही है, उत्तराखंड फंसा हुआ है, गोवा फंसा हुआ है, पंजाब में इस बार नजर आ रहा है कि 5 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है क्या? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। देश में इस दौर में भी एक बातचीत लगातार होती रहती है कि नेहरू जिम्मेवार या नहीं। उत्तर प्रदेश चुनावों में भी इसका खूब जिक्र हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में दिए अपने भाषण से यह जिक्र किया कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। आज इस विषय पर बात करने के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर, 2 बार लीडर ऑफ द हाउस कमलजीत सहरावत के पास हम पहुंचे हैं। मैडम, स्वागत है आपका। विधानसभा में तो आप काफी समय से बेदखल हैं। कांग्रेस के समय में तो कुछ सीटें भी हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी ने तो उस लायक भी नहीं छोड़ा है। लेकिन निगम में सरकार निरंतर रूप से आती गई। 2017 में जब मोदी वेव वर्सेस केजरीवाल वेव या कहती केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस वेव चली, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बचा लिया। लेकिन उस दौरान एक चीज हुई जिसको लेकर आपकी काफी आलोचना हुई। आलोचना यह थी कि आपने सभी कैंडिडेट्स बदल दिए थे। इस बार यह काम राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है, रोटेशन पॉलिसी लागू कर दी है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप सत्ता से बेदखल हो रहे थे, सिर्फ इसी वजह से आपने एक इंडिपेंडेंट यूनिट का इस्तेमाल किया है। आपका क्या टेक है इस पे? इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और अपने नॉर्म्स के हिसाब से काम करती है। सीटों का रोटेशन होगा, ये आज से नहीं, जब से एमसीडी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना है उसके अंदर हमारा लिखा हुआ है कि रोटेशन होता है। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टीज की एक मीटिंग को कॉल किया जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सभी दलों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। वहां पर केजरीवाल सरकार की रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे उन्होंने कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप रोटेशन करना चाहते हैं, आप कर दीजिए, बस थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अगर उन्हें इस बात का डर था कि हम इसको करवा रहे हैं तो वहां उन्हें ऑब्जेक्शन रखना चाहिए था कि आप ऐसे ही करिए और उसके बाद अगर रोटेशन होता। पार्टी के जो आला कमान के नेता हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, उनका भी जो टेक आया था उस पर यही आया था कि हम सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये नियम है। आम आदमी पार्टी की जो अपर लीडरशिप है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर बात लोअर लीडरशिप की कही जाए, जमीनी कार्यकर्ता की कही जाए, तो वो उसे कहीं ना कहीं भाजपा का षड्यंत्र बचा रहे हैं। देखिए, फिर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में बहुत कम्युनिकेशन गैप है। अगर उन्की हायर अथॉरिटी लीडरशिप, आतिशी जी वन ऑफ द सीनियर, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, वो वहां पर रिप्रेजेंट कर रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात को मानते हैं कि रोटेशन
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर होना है, एमसीडी का जो हमारा लिखा हुआ है उसके अंदर ये रोटेशन मस्ट है, आप इसको करिए। उन्होंने एक बार भी ये नहीं करा कि आप मत करिए। वो एक बार तो कहती अगर हमारा षड्यंत्र होता। और दिल्ली सरकार बहुत बड़ी ताकत रखती है, वो अगर अपना ऑब्जेक्शन करते तो हो सकता है उसको चुनाव आयोग सुनता। तो आज जो उनके ग्राउंड के आप कह रहे हो कि लोग कुछ और कह रहे हैं और हायर ऑफिशियल कुछ कह रहे हैं, तो मुझे लगता है दोनों के बीच में गैप है। हायर ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट है वो प्रेस में है, आपने भी पढ़ी होगी, और लोअर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हमारी टीम लगातार कम्युनिकेट कर रही है। तो इन दोनों के बीच में जो बातों का अंतर है वो हमने आपके समक्ष में रखा। एक पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता से बेदखल है और निगम में भी उसकी चर्चा नहीं हो रही है, कांग्रेस। उसने आप पर जरूर आरोप लगाया है कि आपने जानबूझ के ये काम किया है ताकि आप अपने पार्षदों के भ्रष्टाचार को छुपा सकें। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप जो वो लगा रहे हैं, अगर इतना ही उनके होता बातों के अंदर दम, तो आज पूरे देश से उनका सफाया नहीं हो रहा होता। आपके सामने है निगम में उनकी क्या पोजीशन है, दिल्ली सरकार में एक नेशनल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना, शून्य, बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा नंबर अच्छा है, नहीं, हमें भी सोचने की बात है, लेकिन हम थे ही नहीं। आप तो थे, हम तो आने की कोशिश में थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले वहां पे शीला दीक्षित जी रही। शीला दीक्षित जी को हटाने की पूरी तैयारी दिल्ली की जनता ने करी। उसी बीच में आप याद करिए कि अन्ना आंदोलन हुआ, बाबा रामदेव जी का आंदोलन हुआ, और वो हम सब ने, मैं अगर कहूं तो उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या आम आदमी ने सपोर्ट किया कि वो आरएसएस ने। देखिए, मैं आरएसएस एक सामाजिक संस्था है, सपोर्ट किया था। देखिए, मैं आरएसएस वर्ल्ड जो है, आरएसएस वहीं पर खड़ा होता है जहां उन्हें देश के हित में ठीक बात लगती है। देश के हित में अन्ना का आंदोलन ठीक था। उस टाइम भ्रष्टाचार कांग्रेस का बहुत ज्यादा था, देश में त्राही त्राही माम होता था, आकाश पताल जमीन, कहीं पर भी भ्रष्टाचार ऐसा नहीं था जो दिखाई नहीं दे रहा था। और भ्रष्टाचार भी छोटा नहीं था, 1,86,000 करोड़, 76,000 करोड़, 1,90,000 करोड़, इतने करोड़ जिनकी जीरो कोई भी स्कैम साबित नहीं हुआ। जी नहीं, आप गलत। उसके अलावा अगर कांग्रेस के लोग इतने ही खराब थे तो जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी इत्यादि बहुत सारे नाम हैं, उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में क्यों शामिल करवाया गया? देखिए, दो बातें होती हैं। कोई भी पार्टी एक व्यक्तियों का समूह होती है, और हर इंडिविजुअल के अपने एक फीचर्स होते हैं, उसका नेचर होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो गलत करती है उसमें भी हर आदमी गलत नहीं होता, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो ठीक करती है वो 100% करेक्ट नहीं होती। तो वो लोग जो वहां पर थे लेकिन उस कामों से सहमत नहीं थे, उन्होंने जब बाद में हमारी पार्टी को कांटेक्ट किया और इस बात को माना कि हाँ वाह, ये जो काम हो रहे थे हम अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे बता रहे थे, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे थे, लेकिन हम इस बात का विरोध कर रहे थे पार्टी के अंदर। तो उन्होंने जब इन बातों को हमारी पार्टी को कंफर्म किया और उनकी खुद की इमेज ठीक थी, उन्हीं लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। मैडम, कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त भाजपा की तरफ आप निकल गए। देखिए, जो लोग हैं सामाजिक, जिनमें एक राजनीति का माइंड में एक जिनका जुनून होता है, उन्हीं लोगों का होता है, या जिनका प्रोफेशन होता है पॉलिटिक्स। प्रोफेशन। जगदम्बिका पाल को जानती हैं आप? उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे थे। बिल्कुल रहे। उनकी पुरानी वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी क्या स्टेटमेंट्स हैं। क्या उनको पार्टी में शामिल करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति की और स्थिति के हिसाब से डिसीजन लेती है। ठीक है। जिस टाइम जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, हाँ, उस टाइम मोदी जी के लिए उन्होंने जो बोला, एक पार्टी के एक मुख्य आप कह सकते हो चेहरे के रूप में बोला, लेकिन उस टाइम के मोदी जी में और आज देश की जो जरूरत मोदी जी की है, दोनों में बहुत अंतर है। आज मोदी जी देश की जरूरत है। मैं अगर कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि उन्हें नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता मिले हैं, तो मुझे लगता है कि देश को भी एक अच्छे नेता मिले हैं जिनकी लंबे समय से तलाश थी। हम लोग सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, हम जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड से लेकर अब तक अगर देख ले, तो वो नेता जिसने आगे फुट फ्रंट पे होकर देश के हित में खेला है और आज जिसको पूरा विश्व मानता है, तो वो मोदी जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से यूएनओ में हमें सीट नहीं मिल पाई। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे चीनी लोगों को भाई भाई कर रहे थे, उसी टाइम पे हम पे हमला हो गया था। आप कहेंगे ये बात तो पाकिस्तान से भी हो गई, लेकिन आज चेंज था। अपनी तरफ से हमेशा हाथ रिटेलिएट किया, हाँ, रिटेलिएट बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं माने तो उसका जवाब बालाकोट में किस तरह से दिया गया है, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से हुई है, ये भी पूरे दुनिया ने देखा है। मैडम, मैं 1948, 1965, 1971, 1999 इस दौरान जब सेना लड़ी
तो वो भारतीय सेना लड़ी, बिल्कुल लड़ी। और जब जीती तो भारत की सेना जीती। समस्या इसी बात से है कि आपने सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया। और पहली बात मैम, आप दिल्ली में पुराने समय की हैं, आप लोकल ही होंगी, किसी भी इमारत को बनाने में बहुत समय लगता है, फिनिशिंग बहुत कम समय का कार्य होता है। बड़ी बात ये नहीं थी कि जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ की सीट छोड़ी होगी, बड़ी बात ये थी कि उसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा। चाइना से हम हारे तो उसके बाद सिक्किम में हमारी जीत भी तो हुई, इंदिरा गांधी लेके आई, गोवा को हमने भारत का हिस्सा भी तो बनाया। क्या ये आज की पॉलिटिक्स में ज़रूरी हो गया है कि हम हर चीज़ के लिए नेहरू को ब्लेम करें? क्या आज भी आपकी पार्टी को बेरोजगारी घटाने के लिए नेहरू आके रोक रहे हैं? जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स सिविल लाइंस के सामने बैठे हुए हैं आज 9,000 रुपये की तनख्वाह पे, 4,500 रुपये की तनख्वाह पे, क्या उन लोगों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपको नेहरू रोक रहे हैं? जबकि 2017 में नरेंद्र मोदी ने 1,500 रुपये उनके वेतन को बढ़ाने को रोका था। आरआरबी एनटीपीसी के छात्र चुनाव के बीच में पीट दिए जाते हैं, क्या इसके लिए ऑर्डर नेहरू ने दिए हैं? क्या इंडियन पॉलिटिक्स में अब सिर्फ हमें नेहरू को लाना है? जब भी बात शुरू होगी आप कभी अपने इतिहास से पीछा नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। जब भी बात होगी तो हमेशा इतिहास से शुरू बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कि नेहरू जी को आज हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, मान लिया, लेकिन आपकी गाड़ी जिस पटरी पर चढ़ाई वो ट्रैक ही गलत था। अगर वो, क्या उनकी नीयत गलत थी? आप मुझे एक बात बताइए, फैसले गलत थे या नीयत गलत थी? नहीं, उनके फैसले ठीक नहीं थे। फैसले ठीक नहीं थे। मैं नियत क्या फैसले सिर्फ नेता को मैं ये नहीं कहूंगी कि उसकी नियत, लेकिन उनकी शायद प्रधानमंत्री बनने की कैपेसिटी, शायद नोटबंदी के वक्त आपकी नियत सही थी, फैसला गलत था। देखिए क्या होता है हर चीज में, अगर आप किसी सजा को सुनाते हैं तो जज भी देखता है कि नियत क्या है, और नोटबंदी में हमारी नियत ठीक थी। तो वही चीज ना, फैसला गलत हुआ। नहीं, फैसला गलत कैसे गलत नहीं हुआ मैडम? 99% पैसा नहीं। हम आपने जो पहले क्वेश्चन किया मुझे देखिए मैं बताऊं, आप 17 साल के कार्यकाल को 16 साल के कार्यकाल को हम 7 साल के कार्यकाल से कंपैरिजन करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि आपको, अभी मैं दोबारा सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू की देश की अखंडता को लेके, एकता को लेके, ड्रीम ऑफ इंडिया को लेके नियत गलत थी? उनकी सोच गलत थी। उन्होंने जो हमारी इंडिया की पोजीशन, मैं दोबारा, नियत और फैसला, सिर्फ एक नियत को मैं कैसे जज करूं? सोच, क्योंकि मैं उनसे मिली नहीं थी। मैं वो समझ रही हूँ, शब्दों का फर्क है, नियत कहिए, सोच कहिए। उनके फैसले देश के हित में नहीं थे। अगर हम उस समय पर देखिए, आज एयर इंडिया को हमने टाटा को दोबारा दिया, क्योंकि एयर इंडिया जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर एयर इंडिया को लेना हमारा सही फैसला नहीं था। अच्छा। हमारे पास पैसों की कमी थी जी। उस समय पे हमने जो मॉडल अपनाया वो मॉडल ही रॉन्ग था जी। अगर उसकी जगह हमने दूसरे मॉडल को अपनाया होता, मैं आज इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर उस समय प्रधानमंत्री अगर वल्लभ भाई पटेल बने होते तो देश की स्थिति नहीं होती। मैडम, इसका कारण है, मैडम, इसका कारण आपको है कि नेहरू जी ने एक स्टेट को नेम किया जो आज भी प्रॉब्लम है। मैम, वो स्टेट आज भी प्रॉब्लम है। मैम, आपको आजादी किससे मिली थी? हमको आजादी किससे मिली थी? एटलीस्ट नेहरू जी से तो नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे ऊपर राज किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। लेकिन भारत के अंदर फ्रेंच भी थे, भारत के अंदर पोर्टुगीज भी थे, भारत के अंदर डचेस भी आए थे। मैम, हमें आजादी इंपीरियलिज्म से मिली थी। आप भगत सिंह को मानती है, मैं भी मानता हूं, हमारा परिचय बहुत पुराना है। जब अर्जुन पार्क में आप भाषण देने आई थी उस वक्त मैं 11वीं क्लास का बच्चा था और उस वक्त मैंने भी भाषण दिया था। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे अप्रिशिएट भी किया था। और उस वक्त हम दोनों ने लगभग एक ही नारा इस्तेमाल किया था कि साम्राज्यवाद से आजादी, इंपीरियलिज्म से आजादी। एक देश जो साम्राज्यवाद का विरोधी है, एक देश जिसने साम्राज्यवाद से आजादी प्राप्ति की है, एक देश जिसने आजाद होते वक्त जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसमें यह साफ साफ लिखा है कि आप भारत के साथ जाना चाहें भारत के साथ जाएं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहें पाकिस्तान के साथ जाएं, आप अकेले रहना चाहें आप अकेले रहें। वो देश साम्राज्यवादी व्यवस्था को कैसे मान सकता था? उस टाइम के नेता थूक के नहीं चाटते थे मैडम, आज के नेताओं की आदत जरूर है। जैसे ही राजा हरि सिंह ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया, भारतीय सेना ने कूच किया है और बारामूला में पाकिस्तानी सैनिकों को रोका है। लेकिन जब तक भारत के साथ एसोसिएशन नहीं होता तब तक तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट था ना मैम। आप ये बताइए वहां पर 370 और 35 किसने लगा दिया?
मैडम क्यों लगाना? मैडम टैलेंट क्या है? नहीं, आप मेरी बात आप इस समझिए। बात को हाँ समझिए। ठीक है, मैं इस पर भी जवाब दूंगा आपको। 370 और 35A नहीं लगा होता, आज जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे SC बहन भाई रहते हैं, काम करते हैं, बट उन्हें वहां पे नागरिक नहीं माना जाता, वहां पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और उससे ऊपर आप जाति देखिए, अगर कश्मीर का लड़का पाकिस्तान की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वो दिल्ली की लड़की से शादी कर लेगा तो उसको नागरिकता वो नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे झंडा लहराना, जो तिरंगा हमारे देश की शान होनी चाहिए, उसको लाल चौक पे लहराना है तो आपको जान से खेलना पड़ता है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, साम्राज्यवाद कभी नहीं होना चाहिए, वो आजाद रहना चाहते तो आजाद रहते, लेकिन राजा हरि सिंह जी ने लेटर भेजा था। कब भेजा था? जब पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया। आप ये देखिए, उस सेना को वापस भेज दिया गया था। उसके बाद जैसे आज भी वो सेना वही है जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और वो लोग इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। आज पीओके की हम अभी फिलहाल बात, चलिए ठीक है, क्योंकि पीओके मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जम्मू कश्मीर ठीक है, मैं आपके सवाल 562 जिस चार्टर के तहत आई थी, उसी के तहत 563वीं रियासत भी आनी चाहिए थी। अभी तक आप देखिए, ठीक है, वहां पर हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेनिफिट्स है वहां दिए नहीं मैम, जाते। आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा है? बिल्कुल। आप एक बार एक काम कीजिएगा, आप किसी और रियासत का और कश्मीर का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख लीजिएगा, आपको ये नज़र, इसे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन कहते हैं शायद, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, मैं अगर सही हूँ तो। और उसके अंदर हमने 3 चीज़ें मांगी थी, पहला संचार, दूसरा सेना, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज। जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन कश्मीर के साथ साइन की गई है उसमें भी यही 3 चीज़ें हैं। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो 35A कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, वो एफिडेविट था, ठीक है। और दूसरी चीज, राजा हरि सिंह ने अपने क्षेत्र की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसको बचाए रखने के लिए इस स्पेशल ग्रांट की मांग की थी। और यही मांग त्रिपुरा में भी है, यही मांग मणिपुर में भी है, यही मांग उन सभी ट्राइबल स्टेट्स में है जहां पे जनजातीय संस्कृति हैं। और अब बात आते हैं मेन चीज के ऊपर। मैम, अजय मिश्रा टेनी को जानती हैं आप ही के पार्टी के नेता हैं, और उनके पुत्र के ऊपर आरोपित हैं कि उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चलवा दी। पहले तो अरेस्ट नहीं हुए, छुपे रहे, बाद में अरेस्ट हुए और अभी सुनने में आया कि उनकी बेल हो गई है। शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं फारूक अब्दुल्ला के पिताजी हैं शेख अब्दुल्ला। लेकिन शेख अब्दुल्ला एक इंडिपेंडेंट बॉडी था, सोशलिस्ट लीडर था, नेहरू भी सोशलिस्ट लीडर थे, दोनों दोस्त थे। जब शेख अब्दुल्ला कश्मीर गए तो उन्हें पता चला कि उनके लिए यहाँ पे नौकरियां नहीं हैं, तो उन्होंने वहाँ पे सोशलिस्ट मूवमेंट छेड़ दिया और वो हमेशा इंडिया की तरफ अपना पाला रखते थे। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला को लगा कि अब जो हम हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डील कर सकते हैं, यानी कि मैं अब बहुत कुछ मांग सकता हूं, तो शेख अब्दुल्ला जो कि मित्र हैं जवाहरलाल नेहरू के, जिसके बेटे फारूक अब्दुल्ला को MBBS की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू ने करवाई है, उसे हाउस अरेस्ट कर दिया था। ये होती है नीयत, ये होती है डेडिकेशन मैम। और इंदिरा गांधी के समय में वो बाहर निकले हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं। और बड़ा टैलेंट क्या है कि कांग्रेस ने 48 से लेके 80-85 तक, जब तक कश्मीर में उनकी सरकार रही है, तब तक वहां उपद्रव नहीं मचने दिया। और फिर मैं कहूंगा 90s में जब आपकी सरकार बाहर से, भारतीय जनता पार्टी बाहर से कई दलों को समर्थन दे रही थी, तब कश्मीर में उपद्रव पैदा हुआ है। जो 3 आतंकवादी हमने छोड़े हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, जिसने बाद में भारत के ऊपर बहुत आक्रमण किया है, उस वक्त भी केंद्र में आपकी सरकार थी। IC-803 एयरबस, ये जब हाईजैक किया गया था, तो आप हर चीज के लिए कांग्रेस को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैम, मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, आपका निगम अभी घाटे में है, आप उसे चला रही हैं, ये आपका टैलेंट है, मैं इस चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूं। एक व्यक्ति को चलाया माल मिल गया, वो तो उसे और बढ़िया कर ही देगा। देखिए क्या है, आप इस बात को समझिए जी। कांग्रेस ने अगर थोड़े से टाइम के लिए 2 साल के लिए सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जी, बनाया, 64 से 66 बने थे, ओनली 2 years, हाँ। बहुत लंबा टाइम नहीं था। हरित क्रांति को लेकर आए, व्हाइट रेवोल्यूशन जो आज अमूल जिसको पूरे विश्व जानता है, उसकी स्थापना किसने की? लाल बहादुर शास्त्री जी ने की।
अब जवाहरलाल नेहरू जी का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं, IIT, ये और आप मैम सुनिए, माफ कोई कीजिएगा, बच्चा 10 साल का हाँ, होगा, हाँ, वो 11 का होगा, वो 12 का होगा, वो 13 का होगा, ये उसकी पीरियडिक नहीं, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। मैं स्टील उनकी अथॉरिटी बात ऑफ कर रही हूँ। इंडिया, मैं वही बता रही IITs, एम्स, ये आइडिया ऑफ इंडिया था जवाहरलाल नेहरू का। अकेले जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ी ना। मैम अगर आप उनको हर चीज के लिए ब्लेम कर रही है तो क्रेडिट भी देंगी ना आप। नहीं, मैंने उनको ब्लेम सिर्फ इस बात में, आपने पूछा कि उनकी नियत और फैसला। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा मैंने हूँ, कहा नियत अच्छी हो सकती है, नियत अच्छी हो सकती थी। जैसे कि हाँ, आप चाइना की बात करें, चाइना पे उन्होंने कश्मीर, जब आप याद करिए 1962 का जब लड़ाई हुई थी, हमारे 4000 जवान मरे थे। बिल्कुल, बहुत अफसोस है इस चीज फैसला पे। नहीं ले पाए थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आज हमारी सेना हाँ, अपने आप पे फ्री है वहां पर जाके डिसीजन लेने के लिए। आज अगर बालाकोट और उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, ये पावर कभी नहीं दी थी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। दिल्ली में बैठे हैं ना हम लोग, अभी दिल्ली के सेना भवन का एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। वो इनॉग्रेशन अभी मोदी जी ने किया है। उससे पहले जब वो पूरा मुख्यालय चल रहा था, किराए पे था, वो पोर्टा कैबिन्स थे, वहां पर बैठने की जगह नहीं थी, हमारे सैनिकों की हालत खराब थी, और आज उस बिल्डिंग को बनाया गया है। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया। आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, आप बात करते हैं, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में कितना खतरा हो गया था? वहां पे जितना भी पड़ोस के चाइना से या बांग्लादेश से जो लोग आकर वहां पर रहने लगे, आज NRC का लागू करने का विरोध क्यों है? जो इंडिया का ओरिजिन है उसको इंडिया में रहने का NRC को लागू ना करने, NRC को सुनिए मेरी बात, आप दो मुद्दों को मिक्स मत कीजिए। NRC का विरोध क्यों है? NRC का विरोध इसलिए है क्योंकि आपने भी माना है कि उस रजिस्टर के अंदर गलती हुई है। एक सैनिक जिसने परिवार के लिए बलिदान दिया, वो व्यक्ति उस रजिस्टर में नहीं है। देश के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार, उपराष्ट्रपति का परिवार उस लिस्ट में नहीं है, और ये आपकी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड माना है। मैं ये नहीं कह रही NRC की जो फॉर्मुलेशन होना है, हाँ, उसमें हो सकता है कोई हाँ, जरूर हो। लेकिन NRC हर देश के पास मुद्दा ये बता रही हर देश के पास वो लोग हमारे देश में आकर बस गए। हाँ, अब वो जब बस गए हैं, आज नॉर्थ ईस्ट में आप पिछले 7 साल का काम देखिए और उससे पहले का देखिए। आज मोदी जी की सरकार का हर मिनिस्टर हर महीने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाता है और उससे वहां अपना काम दिखाना होता है। आज जो चाइना का बॉर्डर है, जहां पर कि चाइना का हेलीकॉप्टर उतरता था, वहां से 40 किलोमीटर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने गांव बना लिया है। देखिए, अब राहुल गांधी जी तो पता नहीं क्या वो कहां से सपने देखते हैं, क्या करते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उनकी मैडम उन्होंने जो एक चीज बोली थी वो तो सही हुई थी, जो हमारे जवान गलवान वैली में शहीद हुए थे। देखिए, गलवान उन्होंने जो झंडा दिखा रहे हाँ, थे उसके ऊपर भी गलत कमेंट किया था मैम, जिसके अंदर आर्मी शहीद हुए थे नहीं हुए थे? देखिए, शहीद हमारे जो जवान है वो बिल्कुल हुए हाँ, थे, क्योंकि वहां पे हमारी तो मतलब राहुल गांधी ने झूठ तो नहीं बोला था। राहुल गांधी जो मन में आता बोलते हैं। हाँ, जब वो झंडा दिखा रहे थे चाइना वाले, वो अपने पार्ट का दिखा रहे थे, अगले दिन हमारी आर्मी ने दिखाया। ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है, जबकि चाइना और पाकिस्तान ने इस बात को माना है। मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ, आज 63 पुलों का उद्घाटन हुआ है लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आज मोदी जी की प्रायोरिटी है वहां पर। आज जो टनल्स बन रही हैं, वो टनल्स हमारी लोगों से भी ज्यादा 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही हुई है। पेट्रोल के मैक्सिमम फ्यूल प्राइसेस भी नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हुए हैं। रीजन? हाँ, रीजन क्या रीजन है? आप बताइए, आप बताइए, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। मनमोहन सिंह जी का काल था 2004 से 2014, ठीक है जी मैम। उस समय पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, उन्होंने कहा था पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। हाँ, याद है आपको? बिल्कुल याद है। बोला था पैसे पेड़ों पर बिल्कुल, नहीं लगते। बिल्कुल। उसका रीजन था हाँ, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा था। हाँ, पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उन्होंने कहा रेट नहीं बढ़ाने। उन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू किए, 1 लाख करोड़ से भी बड़ा अमाउंट है वो, एग्जैक्ट जो है उसके ऑयल बॉन्ड इशू किए गए। ऑयल बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। 10 साल के ऑयल बॉन्ड, बिल्कुल बिल्कुल। 2004 से 2014 थे। अब 2 बातें हो सकती थी, या तो हम उन ऑयल बॉन्ड को कंटिन्यू करते, लेकिन उसका इंटरेस्ट बिना बात में देना पड़ रहा था, या हम उन ऑयल बॉन्ड्स की रिपेमेंट शुरू करते ताकि हमारा इंटरेस्ट भी कम हो और हमारी आगे वाली जनरेशन। दूसरी बात, आप पेट्रोल की बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। लगातार जो चीजें हैं इंटरनेशनल आप मार्केट में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं। बिल्कुल। तो आज जिस मोदी जी को आप कह रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में हम बैठे हैं, केजरीवाल जी, उनके पास तो जीएसटी की कोई कमी नहीं है, वो अपना वैट क्यों नहीं घटा देते? घटाया तभी तो पेट्रोल का रेट कम हुआ। बाद में कितने दिनों बाद घटाया ना? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटाया, घटाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, ने ठीक घटाया। है, तो उसके बाद जब वो आम आदमी की बात करते हैं, मैं अब दिल्ली पर आती हूँ क्योंकि शायद हमारा मुद्दा निगम का नहीं, हम दोबारा लड़ेंगे निगम के मुद्दे पे। इस वीडियो को क्योंकि आज हमारी जो बातचीत हुई है वो बेहद, लेकिन मेरे को पहले आपको एक जवाब जरूर देना है एयर इंडिया के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में आपने ये चीज कही है। मैडम, एयर इंडिया के बारे में मैं चाहूंगा कि एक बार आप दोबारा पढ़ लें और
एयर इंडिया खराब हुई है मोरारजी देसाई के समय में। मोरारजी देसाई, क्योंकि उससे पहले एयर इंडिया का सारा का सुनिए मैडम मैं आपको बता दूं, पटेल जी के टाइम पर, जब तक एयर इंडिया जवाहरलाल नेहरू के समय की बात कर लीजिए या इंदिरा गांधी के फर्स्ट टेन्योर की बात कर लीजिए, उसका सारा कार्यभार जे.आर.डी. टाटा खुद देखते थे। टाटा ग्रुप इससे परेशान रहता था कि बिना सैलरी के एयर इंडिया के लिए इतना समय क्यों दे रहे हैं जे.आर.डी. टाटा, और नेहरू ने इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा हुआ था, शास्त्री जी ने भी कोई नियंत्रण नहीं रखा, साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने पहले कार्यकाल के दौरान भी नहीं रखा। जब से एयर इंडिया को सरकारी उंगलियों पे नचाना शुरू किया गया, जो संभवतः मोरारजी देसाई की सरकार ने किया है, आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और फिर ब्यूरोक्रेसी की दीमक ने एयर इंडिया जैसे एक उभरती हुई विमान कंपनी, जिसको फॉरेन जो एयरवेज थी या एयरलाइंस कंपनी थी जो उसे कॉपी करती थी, उसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया ने कई ऐसे एयर बसेज उड़ाए हैं जो विदेशी एयरलाइंस ने नहीं उड़ाए हैं, और वो सबसे पहले उड़ाया है। तो जब भी आप किसी सरकारी बॉडी के ऊपर सरकार का नियंत्रण छोड़ देंगे तो उसके बाद वो खराब होती है। मैं आपकी बात में यहाँ पे थोड़ा डिफर करती हूँ। एयर इंडिया को अगर किसी ने डुबोया तो वो कांग्रेस का 2004 से जो शासन फुल पटेल और ये सरकार आई, जी, वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है, प्राइवेट को बेच दिया गया, वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो आप भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ नहीं, उन्होंने रूट बेच दिया। बेसिक डिफरेंस समझिए, एयर इंडिया आप ओन कर रहे हैं, एयर इंडिया आपकी कंपनी है, लेकिन उनके जो बिजनेस रूट थे वो आपने बेच दिया। तो आप स्पाइस जेट को बंद कर देते? नहीं, मैंने ये आप किंगफिशर को बंद कर देते? नहीं, आप मेरी बात समझिए, उन्होंने रूट बेच दिया। हाँ बिल्कुल, मैं जान रहा हूँ इस चीज को, अलग चीज है। मैं इस चीज को बंद कर देते, प्राइवेट शुरू करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस चीज को जान रहा हूँ। उन्होंने रूट ही हमारे खराब कर दिए, तो एयर इंडिया का प्लेन खाली जाएगा। अगर वो बॉम्बे 11 बजे जाके 4 बजे वापस आएगा तो कौन जाएगा? अगर उसी पे प्राइवेट एयरलाइंस सुबह 7 बजे जाके शाम को 8 बजे आ रही है, तो जो डेली ट्रेवल करने वाले हैं, टू एंड फ्रो वाले पर्सन थे, उन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया। हमारे टाइमिंग्स, हमारे जो बिजिएस्ट रूट थे, उनको बेच दिया गया। ये बात ये नहीं होती सरकार या आपकी वर्किंग क्या है। आज जो हमारी पोजीशन हम एयर इंडिया की देख रहे थे, एयर इंडिया के प्लेन्स में, क्योंकि आप भी जाते थे, मैं भी जाती थी। मैं आज तक प्लेन में नहीं चढ़ा मैडम। कोई बात नहीं, हमें भगवान ने मौका दिया, जल्द आपको भी मिले, क्योंकि आज की लाइफ में शायद ये लग्जरी सस्ती है। अब मैं एयर इंडिया में ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस बात का दुख है। मैं टाटा एयर इंडिया में ट्रैवल कर पाऊंगा। तो ये आप कहिए कि आप शायद एक हिस्ट्री का पार्ट नहीं बने। हाँ। तो ये, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इसका मतलब तो एयर इंडिया को संभाला नहीं गया। मेरा कहने का मतलब 7 साल में आप भी नहीं संभाल पाए, ये आपकी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर मान सकते हैं हम। जब एक चीज इतनी नीचे चली जाती है कि उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाए, वो क्योंकि आपकी सरकार के पास बहुत प्रायोरिटीज हैं। आज हम, आपने कहा रोजगार की बात, मेक इन इंडिया क्या है ये? मेक इन इंडिया के अंदर क्या आपको पता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इंडिया में 2017 में बना दी गई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंदर हमारे जितने भी सेना के प्रोडक्ट है वो इंडिया में बनेंगे। उनके लिए स्वदेशी कंपनीज को उनके साथ अटैच कर दिया गया है। 1 साल के लिए हमारी कंट्री के अंदर जो चीज इंडिया में बन सकती है उसको बाहर से ना लाया जाए, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, और वो सब इंडिया के अंदर बन रहे हैं। और हम लोग तकरीबन 25,000 करोड़ का इसमें एक्सपोर्ट की पोजीशन में आई, ये हमारी तैयारी है। आप बात करते हैं कि इंडिया में रोजगार की बात है, तभी फोर्ड को, हार्ले डेविडसन को अपना बोरिया बिस्तर समेट के इंडिया से बाहर जाना पड़ा। देखिए, ये कुछ तो दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जो बीमारी रही है इसने भी चीजों को बहुत डिस्टर्ब किया है, प्लानिंग को डिस्टर्ब किया है। लेकिन आज अगर हम बात करें कि देश में स्टार्टअप जो हो रहे हैं, स्टार्टअप के लिए आप देखो कि हमारे कितने लोन दिए जा रहे हैं। 10,000 से लेकर आपकी जितनी लिमिट है 15 लाख 50 लाख उतने लोन दिए जा रहे हैं, और कागज की फॉर्मेलिटीज को भी कम किया गया है। इस चीज़ के लिए तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत बेहतर हुआ है। रेटिंग्स वगैरह अलग चीज़ हैं, बट मेरे बहुत सारे दोस्त स्टार्टअप में हैं और वो इस चीज़ की गवाही मुझे देते हैं कि पहले जितना पेपर वर्क एंड वो जो लाल फीताशाही होती थी उसके अंदर आपकी सरकार ने कमान तो कसी है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है। 50,000 में आप व्यापार नहीं कर सकते, और 50,000 वापस करने के बाद भी जो लोन लिमिट इंक्रीज़ हो रही है वो इस कदर नहीं हो रही है।
तो वहाँ पे सिर्फ टाइम की बर्बादी ही है। वैसे ये तो कमाल है, केजरीवाल साहब के पूरी दिल्ली में बोर्ड लगे हुए हैं, बिजनेस ब्लास्टर्स, उनके बच्चों को 2000 रुपए देके वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हैं। हाँ। और आप हमारे 50,000 मैडम भी फेल देखो कर रहे हैं। आप, चलिए अब आप अपना कंपैरिजन अरविंद केजरीवाल से करना चाहते हैं। 50,000 हाँ, मैंने आपको 2050 कर वो स्कूल के बच्चे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है मैम। वो कुछ नहीं कराया जा रहा, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं, हम इस बात के फिर भी ऊपर जो आपने बात हाँ, कही, हाँ। देखिए आज हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। हाँ, कोरोना आया, अनएक्सपेक्टेड था, पूरी दुनिया के लिए था, हमारे लिए भी था, लेकिन चैलेंज बड़ा था क्योंकि पूरा यूरोप उतना नहीं है जितने की हम लोग हैं। हमारा 135 करोड़ का देश है और वहां पे पूरे यूरोप और अमेरिका कुछ भी हमारे सामने नहीं है। 42 करोड़ का अमेरिका है। पीपी किट कोई अवेलेबिलिटी नहीं कंट्री, रिक्वायरमेंट 4 लाख पर डे की थी। कोरोना टाइम जिसपे दुनिया थक गई, हमने अपने आप को इतना बढ़ा लिया कि आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो हमारी टैबलेट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाँ, उस टैबलेट को हमने इतना बनाना शुरू किया कि हमने बाहर भेजना शुरू किया। यानी वो टाइम जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को आपकी जरूरत है, मैं इसमें प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो कंपनी आई उनकी थैंकफुल हूँ। हाँ। क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री ठीक है। अब आपने सिस्टमैटिकली करेक्ट आंसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लार्जर द लाइफ कर देते हैं, लार्जर देन लाइफ। आपका सिस्टमैटिकली करेक्ट आंसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे परिवार के मुखिया ने आह्वान किया, बच्चे सामने आए। लेकिन कितने मुखिया ऐसे होते हैं जो चैलेंज में जाकर अपने परिवार को एक करने की कोशिश कर पाते हैं? क्या ये सोचने वाली बात? मैं अगर देखूं तो मेरे को लाल बहादुर शास्त्री जी भी ऐसे ही लगते हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मेरे को इंदिरा गांधी भी ऐसी ही लगती हैं, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे और बांग्लादेश को मुक्त कराएंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ऐसे ही लगते हैं, जिन्होंने 99 में जब भारत कारगिल जंग में था, जब आपकी सरकार गिरी हुई थी, तब भी पाकिस्तान को हराने का साहस दिखाया। तो ये सिर्फ अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी की क्वालिटी है तो आप गलत हैं। आपको मानना पड़ेगा। हाँ। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना हो गया था। हाँ। उस ग्लोबलाइजेशन में आपकी क्या पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। यूएन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सालों से चल रही है, कभी से है। एक भी उसका ऑफिस तो इंडिया में नहीं था, सारे 5 कंट्रीज के अंदर थे। यूएन को वहां पे कभी जगह भी नहीं मिलती थी। आज आपका गुड़गांव में भी है, दिल्ली में भी है। सोलर पे आप लीड कर रहे हैं। आज अगर एनवायरमेंट की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी 030 का वहां पर एजेंडा देकर आते हैं जी। तो अगर ये काम, बात ये नहीं है आपकी बातों को वेटेज कितना दिया, सही बात है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश था। हाँ। लेकिन कभी भी हमें वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के नाते इस तरह से वेटेज, इस चीज का काउंटर है मेरे पास मैडम। आपको ही पता है कि इराक के साथ हमारी डील होने वाली थी पेट्रोल को लेके, एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट बनने वाला था, जिसमें हमारी जो कॉस्टिंग थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ग्वादर पोर्ट के पास ये चीज़ होनी थी। उसको सैंक्शन भी कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने काम भी शुरू करवा दिया। लेकिन 2.5 साल बाद वो पोर्ट के लिए एक पैसा नहीं खर्चा गया, एक पैसा नहीं दिया गया, और जो पोर्ट हमारे पास आ सकता था वो चाइना के पास चला गया। तो ये क्या फॉरेन पॉलिसी है? देखिए, आप श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए। हाँ। आपने मुझे इराक का दिया। हाँ। श्रीलंका के 2 पोर्ट अभी गए हैं। एक गया है जो कि चाइना ने लिया है। जैसे वो पोर्ट चाइना को दिया गया है, मोदी जी ने उसी टाइम उनसे बात की, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसी नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से वो जिस स्टेज के ऊपर पहुंचा है, उन्हें शायद रिकवरी की जरूरत थी। और उसी आनंद फान में चाइना तो बहुत, देखिए चाइना और भारत इन दोनों का माइंड सेट ही अलग है। हम लोग मदद करते हैं मदद के लिए, और वो मदद करते हैं गलत नियत से। वो पहले पैसा इन्वेस्ट, आप राहुल गांधी की भाषा बोल रही हैं? नहीं, ये बात नहीं है, जो है सच्चाई वो वही, मतलब राहुल गांधी इस मामले में सच बोलते हैं। मैं सच या झूठ की बात नहीं, हाँ। जो बात ठीक है मैं वही बोल रही हूँ। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है कि चाइना की नीयत गलत है, तो सबको पता है। हाँ। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोल रही हूँ, मोदी जी भी वही बात समझते हैं, और देश का हर नागरिक समझता है कि चाइना और हमें फर्क है। हम किसी की मदद बदले के लिए नहीं करते हैं, और चाइना हर मदद के पीछे उसकी इंटेंशन होती है। तो उन्होंने जब श्रीलंका की मदद की तो उनकी इंटेंशन गलत थी, लेकिन आज उनका सेकंड इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है, जो फर्स्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो हमारे पास आया है। ये मोदी जी की नीति है। मैडम, आया तो पहले भी था, आया तो पहले मुंह तक आया, लेकिन अंदर नहीं गया। आप मोदी जी ने तो काम कर दिया,
लेकिन उनके मंत्री क्या कर रहे थे कि 2-2.5 साल के अंदर फंड्स नहीं भेज पाए वहां पे। देखिए, कभी भी फंड भेजने के लिए एक चीज नहीं होती है, उसके लिए पूरा एक सेटअप होता है। मैडम, इससे मेरे प्रधानमंत्री की जबान खराब हुई है। देखिए, मैं क्योंकि ये मेरी नॉलेज के अंदर विषय उतना चलिए, डीप ठीक है, नहीं कोई है, बात मुझे नहीं। नहीं लगता कि ठीक है, लेकिन जो मैं आपको हुआ लिंक होगा, भेज दूंगा। उसके रीजंस रहेंगे। मैं लिंक भेज दूंगा मैं आपको। जस्टिफाई हाँ। ये कर सकती हूँ कि वो ऑन द, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है, हाँ। डेफिनेटली उसको निभाने की पूरी कोशिश की गई होगी। टेक्निकल या कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहे होंगे जो बात नहीं बनी होगी। अदरवाइज जब नेपाल में बाढ़ आई थी ना, जब तूफान आया था, तो नेपाल के प्रधानमंत्री विदेश में थे और प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन करके बताया था कि आपके देश के अंदर आफत आ गई है और हमारे 4 प्लेन हमारे यहाँ से राहत सामग्री लेकर उड़ गए हैं। ऐसा ही कुछ कहा जाता है कि जब उरी के ऊपर हमला, नहीं माफ कीजिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, जब हमारे 44 जो जवान थे जिस पर आदिल अहमद डार ने हमला किया और उन बेचारों को लड़ने का भी मौका नहीं मिला और उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उस दिन प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में थे और बियर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का वो प्लान पहले से था। हाँ। जैसे उन्होंने पता चला है, हाँ। अपनी चीजें उन्होंने जल्दी से खत्म की। उन्हें तो नहीं पता था कि इतनी भयानक घटना देश को देखनी पड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वापिस आना और 10 से 12 दिन के अंदर बदला, 13वें दिन रिटेलिएट किया है हमने। 13 दिन ये नया भारत है। हाँ, ये नया एक्शन हो गया। हाँ। तो 10 से 12 दिन के अंदर, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगा था, नहीं, हमें टाइम को चेंज करना पड़ा। इस बात में रोज कोई का दोहराई कुछ नहीं हो है, गया था। इस बात में कोई दोहराई नहीं है और इस बात को कैमरे पर मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर पाकिस्तान को लेके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है और यही डिसीजन मेकिंग पॉलिसी अगर चाइना के साथ भी रहे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि भारतीय सेना ने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन मैम, इन सब चीज़ों के लिए तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इन सब चीज़ों के लिए सरकारी न्यूज़ चैनल्स हैं। क्या हम नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इस चीज़ पर बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के बच्चों पर लाठियां क्यों बरसा दी गई? देखिए, विरोध प्रदर्शन किसी भी लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ। उसको कभी भी मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जो कि पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। उनको कुछ गलत लग रहा था तो सरकार को अपनी बात कहने का राइट है, लेकिन उसी बीच में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं, रेल रोको, रेलों को नुकसान पहुंचाओ। ये देखिए, हम सब पूरी भारत की जनता उसके ऊपर डिपेंड है। ये रिसोर्सेज बड़ी मुश्किल से पैदा हुए हैं। आप अपनी बात रखिए ना, आप प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगिए, आप ट्वीट करिए। आज की डेट में तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और प्रधानमंत्री जी की आप इस बात को एक्सेप्ट मैडम, करेंगे। उन स्टूडेंट्स ने लगभग 6 मिलियन टाइम्स अपने हैशटैग को चलाया था। 6 मिलियन हैशटैग्स हुए थे। सुनिए मैडम, समझने की कोशिश करिए, गवर्नमेंट में कोई भी चीजें होती हैं, उस डिसीजन को रिव्यू करने में, समझने में टाइम लगता है। हम वहां पर जब होते हैं, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे आते हैं कि वो सोचते हैं कि ये फैसला अभी हो जाए। इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ का भारत है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। हर फैसले में अगर कहीं कोई चीजें हो जाती हैं तो सरकार को भी देखना पड़ता है। लेकिन उस बात को मैं उन बच्चों की गलती नहीं बताऊंगी, लेकिन उस भीड़ के अंदर जो कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, जो अराजकता होती है, वो देश को तो फिर देश क्या रहेगा। ऐसे तो कोई भी लोग इकट्ठे होंगे और कुछ भी हो जाएगा। तो इसलिए उन सभी यंग लोगों से मेरी भावना उनके साथ में है। उनको लगा गलत हो रहा तो उनको अपनी बात रखने का अधिकार था। अपने आप में ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप चर्चा निगम चुनाव पर करने के लिए आए थे, लेकिन आपको अपने साथ में एक ऐसा वक्ता मिल जाए जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर भी अपनी बात रखे, तो बड़ी खुशी मिलती है हमें। आमतौर पर ऐसा सौभाग्य में कम ही मिल पाता है और मैं इस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अब चूंकि हमने राष्ट्रीय बातचीत ही शुरू कर दी है तो अंत भी इसी पर करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ठीक ठाक स्थिति नज़र आ रही है, उत्तराखंड फंसा हुआ है, गोवा फंसा हुआ है और पंजाब में इस बार नज़र आ रहा है कि 5 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है क्या? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हमारे सांसदों से आप देखेंगे तो पूरा ब्राइट आपको ग्राफ नजर आएगा। अब हम स्टेट इलेक्शन की बात करें तो वहाँ के मैटर्स अलग रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी पंजाब में पूर्ण रूप से चुनाव नहीं लड़ती थी। शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारे साथ लड़ते थे, तो वो आपको अच्छी तरह से पता है। और आज उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है कि
हम अकालियों के साथ नहीं है, हमारे नए गठबंधन हुए हैं, तो आप पंजाब के रिपोर्ट कार्ड को हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं मान सकते। आप यूपी के रिपोर्ट कार्ड को हमारा मान सकते हो क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं। आप उत्तराखंड को अकेले नहीं, अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। वो बहुत मतलब इस सहयोगी होता है मैम। देखिए अमित शाह तो साथ में बिठाते हैं उनको। अब ये मत कहिए छोटी सीट पे लड़ रहे हैं। 303 हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हाँ, क्या किसी को मंत्री बनाने की जरूरत थी? नहीं, हमारी पूरी सरकार थी, फिर भी बनाए गए क्योंकि अलायंस जो 24 पार्टी उनमें से एक चली गई, 23 अभी भी है, तो वो जो अलायंस है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन उन्हें हम अपना पार्ट ऑफ द फैमिली मानते हैं, इसलिए अलायंस वर्ड मुझे लगता है कि इस टाइम लेकिन है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ना, उनका शेयर मान लीजिए, ठीक है ना, हम उसमें एक बहुत मेजोरिटी शेयर पे हम लड़ रहे हैं। उत्तराखंड कह सकते हैं, गोवा कह सकते हैं, मिजोरम कह सकते हैं, ये स्टेट हमारे पास है। तो इन स्टेट को मैं मानूंगी। पंजाब मैं अपने लिए इसलिए नहीं मानती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट टाइम वहाँ पे अकेले लड़ रही है, तो इसलिए उसको नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात ही नहीं कर रहा था मैं। अब मैं दोबारा उत्तराखंड और गोवा की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी माहौल को बनाने की कोशिश की। आज आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके वर्ड्स में कि उत्तर प्रदेश ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश ठीक है, अब उस बात में कोई डाउट नहीं है। उत्तराखंड में जब आप रिजल्ट आएगा, जिस दिन गोवा का रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, इन्होंने गाँव में पहाड़ के ऊपर जहाँ एक घर था वहां पर भी होर्डिंग पोस्टर आप केजरीवाल का देखेंगे। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पब्लिसिटी से कभी चुनाव नहीं होता है। आपको इनकी पब्लिसिटी नजर आ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये जीत रहे हैं। नहीं, जिस दिन 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, पहली बात तो मैडम मैंने ये कहा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। पहली चीज मैंने कहा कि वहाँ स्थिति थोड़ी आपकी डमाडोल है। मैंने कहा जीतने की मैंने भी नहीं कहा। मैंने कहा वहाँ पे आपको माहौल नजर आ रहा है, इनका कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस से अच्छा माहौल बना दिया इन्होंने वहाँ पे। आप जिस दिन 10 मार्च को हम बात करेंगे ना, आप भी यही है, मैं भी, लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास और किया है। उत्तराखंड में आज आप चले जाइए, आप उन हाईवे पे जाएंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेवल किया है। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये, क्योंकि टूरिज्म की स्टेट है उत्तराखंड। हम सब जानते हैं कि वहाँ की बहुत अपनी एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत चीजें नहीं है, टूरिज्म है वहाँ पर। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, 2 साल से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही। और वहाँ से वहाँ उत्तराखंड के लोगों पे बहुत बुरा असर है। लेकिन उस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए था? हाईवेज अच्छे होने चाहिए थे। हरिद्वार में देखिए कुंभ हुआ था इस बार, उस कुंभ को देख के मुझे लगता है हर भारतीय का सिर गर्व से भर गया होगा जब उसने व्यवस्था देखी होगी। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक धर्म संसद भी हुई थी, जिस धर्म संसद में गांधी को सरेआम गाली दी गई और देश की आधी कौम को मारने की बात की गई। देखिए ये देश सबका है। हाँ, ये देश में आप मानती हैं इस चीज को? है, बिल्कुल है। तो आपके नेता लोग क्यों नहीं मानते इस चीज को? हमारे समर्थक लोग, आप समर्थक लोग कह सकते हैं, हमारी पार्टी को जानने मानने वाले लोग कह सकते हैं। मेरी पार्टी के 2 नेताओं के मुंह से सबके लिए अच्छा ही निकलता है। नहीं, कोई भी नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबकी बात करते हैं, सबका विश्वास, सबकी भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन तुरंत ही कह देते हैं कि जिनके अंदर ज़्यादा हवाबाजी आ रही हो उनको देख लेंगे। ये भी कह देते हैं कि दंगाइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री अलग रहते हैं और चुनावी रैली में कुछ और बन जाते हैं। देखिए 2 बातें होती है, जब वो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी पॉलिसीज में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अगर वो 3 तलाक को करते हैं तो उन बहनों के लिए करते हैं। अगर वो कोई भी पॉलिसी लेकर आते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए शौचालय बनाए गए, गरीबों को घर दिए गए, तो उसमें कोई जिक्र नहीं है किसको दिया जाएगा, जो गरीब है उसको मिलेगा। लेकिन वो एक राजनीतिक दल के भी नेता है। और उस राजनीतिक दल का एजेंडा है कि वो मुस्लिम विरोधी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ। जो हमारे बारे में जैसा कहते हैं उनको बताना पड़ता है। हाँ। जनता, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, अगर उनको काउंटर नहीं किया जाएगा, आज जिस तरह से जिन्ना का जिक्र अखिलेश जी ले आए, नहीं आना चाहिए था। ये देश हमारा है, वो जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हम शुरुआत नहीं करते, हम सिर्फ काउंटर करते हैं। जी, हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाँ। मोदी जी की किसी पॉलिसी के अंदर आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जब वो युवाओं की बात करते हैं तो देश के सभी युवा की बात करते हैं। हाँ। जब वो स्टार्टअप की बात करते हैं तो हर आदमी के लिए स्टार्टअप, कहीं किसी क्षेत्र के लिए अलग से उनकी कोई वो डिफरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए जब वो मोदी जी
जब अपनी पॉलिसीज को लाते हैं तो वो इंडिया की भलाई के लिए होता मतलब है। मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर इज अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड एज अ पॉलिटिकल लीडर ही इज अ डिफरेंट देखिए, कैरेक्टर। आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी की एक नेता हूँ। हाँ मेरी जब पॉलिसीज बनेंगी वो पूरी देश की हाँ। या मेरे क्षेत्र की हाँ। या जिस क्षेत्र को भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर कोई मुझ पर एलिगेशन लगाएगा हाँ। तो मुझे उन एलिगेशन के जवाब तो देने देने पड़ेंगे। जी जी ऐसा कैसे होगा कि आप एक तरफा, वरना तो लोग सच मान लेंगे। तो जो कहा जा रहा है, दंगाई कोई भी हो सकते हैं, दंगाइयों का ऐसा नहीं है। तो ये जो बातें हैं वो आपको काउंटर भी करनी पड़ती है। आप ही की इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा के हम इस इंटरव्यू का समापन करेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि योगी जी का काम कैसा है। ही वॉज लाइक कि काम बहुत अच्छा है। मैंने पूछा कि सुनने में तो आ रहा है कि मुसलमान एक पक्ष में वोट करेगा, मोदी को वोट नहीं देगा, योगी को वोट नहीं देगा, डर वर लगता है तुमको कुछ? तो वो बड़े प्यार से कहता है कि हम क्यों डरेंगे भाई, योगी जी 5 साल से आए हैं, हमारे पुरखे यहाँ पे रहे और योगी जी ने काम बहुत बढ़िया किया है। लेकिन दुख सिर्फ इस चीज़ का है कि सार्वजनिक मंच से जब इतना बड़ा आदमी, इतने बड़ी पीठ का महंत, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भाईचारे में दरार डालने की बात कर देता है ना, तो दिल में थोड़ी सी टीस तो हो जाती है। क्या ये अब हम ख़त्म नहीं कर सकते? आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को हमने तो विकास का मुद्दा लिया था। हम तो जब देश का चुनाव लड़ते हैं तो भी विकास की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गए तो हम तो अपने काम गिनवा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य मानिए कि हमारे कामों को काउंटर करने के लिए लोग जो कमेंट लेकर आ रहे हैं, मैंने फिर वही बात कही, ठीक है, हमने कभी कोई डिफरेंस नहीं किया। योगी जी ने, जिसने आपको ये बात कही, उस भाई ने उनके कामों से खुश आकर आपको बात कही। लेकिन दूसरी बात को भी आप मानिए ना, वो कब किया? हाँ। जब चुनाव में एक मंच से जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका जवाब देना। उस सिविलियन की तो कोई गलती नहीं है। उस सिविलियन की गलती ये है कि वो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो उनकी भावना की कदर नहीं करते हैं। तो हर सिविलियन का, इसलिए आप भी उनकी भावना तोड़ देते हैं। इसलिए इस सिविलियंस का ये फर्ज बनता है कि दोबारा से जिता के दिखा दे कि आप कुछ भी कह लीजिए, हम काम के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू में आपको भी मज़ा आया होगा। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इस इंटरव्यू पे आपकी अच्छी बुरी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। धन्यवाद।